हेलो प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्यूसम का पहला चैप्टर जो है मंगलम, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूसम का ही जो कि कक्षा 10 का संस्कृत है प्यूसम। आज हम लोग उसका पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जिसमें पटना के वैभव के बारे में बताया गया है और पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है। आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना सीखेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम का जो पहला क्वेश्चन है वह पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन ए है पुष्पपुर, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है पटना। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर जो पटना का नाम है वह है पाटलिपुत्र। वह क्या नाम है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नगर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। इसका जो सही उत्तर है वह है पाटलिपुत्र नगर। इसका जो सही उत्तर है वह है पाटलिपुत्र नगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इसका अगला प्रश्न है वह कहता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? मतलब मध्यकाल में जो पटना की स्थिति है कितने साल तक जर्जर रही? तो ऑप्शन ए है 500 वर्ष, ऑप्शन बी है 1000 वर्ष, ऑप्शन सी है 200 वर्ष, ऑप्शन डी है 3000 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1000 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कोई सही है, आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो सही आंसर है वह है पटना। इसका सही आंसर है पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पटना में गोमती नदी पर कौन सेतु है? पटना में जो नदी है उस नदी में कौन सा सेतु बना हुआ है? एक नंबर में ए नंबर में है राजेंद्र सेतु, बी नंबर में धनुष सेतु, सी नंबर में गांधी सेतु और डी नंबर में है जगजीवन सेतु। इन चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का जवाब देना है। जो सही उत्तर इसका है वह है गांधी सेतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है काव्य मीमांसा नामक काव्य के रचनाकार कौन है? जो काव्य मीमांसा नामक काव्य है इस काव्य के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा, तो ऑप्शन ए है दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध और ऑप्शन डी है गोविंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राजशेखर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तथा पुराणों में पटना का नाम क्या था? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पुष्पपुर, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, मतलब पुष्पपुर और कुसुमपुर दोनों के नाम से प्राचीन ग्रंथ में पटना को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? ए में है पटना, बी ऑप्शन है दिसपुर, सी है नई दिल्ली और डी है रांची। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना का इतिहास कितने वर्षों का है? तो पटना का जो इतिहास है वह कितने वर्षों का है? ऑप्शन ए है 2000 वर्ष, ऑप्शन बी है 2500 वर्ष, ऑप्शन सी है 3000 वर्ष और ऑप्शन डी है 3500 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती का कुल घर किसे कहा गया? सरस्वती का कुल घर जो है किसे कहा गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी है काशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए पटना। मतलब सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया? तो पटना को कहा गया। कहता है स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी काशी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पटना। स्वर्ग से भी सुंदर पटना को कहा गया है। कहता है पटना को पृथ्वी का तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर किसने कहा? तो किसने कहा था उसे? तो पटना को पृथ्वी का तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर किसने कहा? ऑप्शन ए दामोदर गुप्त ने, ऑप्शन बी राजशेखर ने, ऑप्शन सी बुद्ध ने और ऑप्शन डी गोविंद सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मतलब राजशेखर इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, यही आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है महानंदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वह है गंगा। सही उत्तर क्या है? गंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र जो पाठ है इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो गंगा के वैभव का, ऐतिहासिक वैभव का, शिक्षा का वैभव और पटना का वैभव। तो इस प्रश्न में पटना के वैभव का वर्णन किया गया है और ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो इसका अगला प्रश्न है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, ए में है नानक देव, बी में है अर्जुन देव, सी में है भगवान बुद्ध और डी में है गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, गोविंद सिंह, जिसको गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो कहता है गुरुद्वारा, बी में है मठ, सी में है मंदिर और डी में है धाम। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? ऑप्शन ए में है हर्यक वंश, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश, ऑप्शन सी में गुप्त वंश और ऑप्शन डी में नंद वंश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा गुप्त वंश। पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके समय में पटना की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में मेगास्थनीज, सी में प्रियदर्शी अशोक और डी में इत सिंह। तो पटना की जो रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अगला प्रश्न है यूनान के राजदूत कौन है? तो यूनान के राजदूत कौन है? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है मेगास्थनीज और सी में है प्रियदर्शी अशोक और डी में है इत सिंह। तो जो इसका यूनान का राजदूत था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला है कि पटना नगर का वैभव किसके समय में बहुत ही समृद्ध था? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में मेगास्थनीज और सी में प्रियदर्शी अशोक और डी में इत सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह प्रियदर्शी अशोक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान और ऑप्शन सी व्यानसंग और डी में है ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से चारों उत्तर अगर सही हो तो वहीं पर लगता है ऑल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल, मतलब सभी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन सा महोत्सव होता था? ए में है कौमुदी महोत्सव, बी में है दुर्गा पूजा, सी में है
पटना देवी महोत्सव और डी में है पहाड़ी महोत्सव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कौमुदी महोत्सव। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, मतलब किस समय में मनाया जाता था। तो ए में है ग्रीष्म काल, बी में है शरद काल, सी में है हेमंत काल और डी में है वसंत काल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी शरद काल, आंसर सही है। कहता है इस समय कौमुदी महोत्सव का आयोजन किसके समान दिखाई देता है। ऑप्शन ए है कौमुदी महोत्सव, ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी है पटना देवी महोत्सव, ऑप्शन डी है पहाड़ी महोत्सव। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आज के समय में कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा की तरह दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस काल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब किस काल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा। तो ऑप्शन ए है प्राचीन काल, ऑप्शन बी है मध्यकाल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो जीर्ण शीर्ण रहा, पटना का जो स्थिति हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा वह था मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना की जो स्थिति थी वह जीर्ण शीर्ण रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा, इसका संकेत कहाँ मिला। इसका संकेत कहाँ मिला। ऑप्शन ए में है मुद, ऑप्शन बी में है काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी में है कूटनी मताख्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है जो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है उसमें से अगर कोई आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन डी का सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा, इसका संकेत कहाँ मिला। तो इसमें कहीं भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की जो पालिका देवी थी वह कौन थी। ए में है शंकर जी, बी में है पटनैती, सी में है पटन देवी और डी में है हनुमान जी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पटन देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा नगर था। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा नगर था। तो कौन सा ग्राम, तो उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है पाटलीग्राम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरिद्वार और ऑप्शन डी है काशी। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है पाटलीग्राम, मतलब भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। तो ए में है पाटलीग्राम, बी में उत्तराखंड, सी में हरिद्वार और डी में काशी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पाटलीग्राम। बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। किसने कहा यह पटना नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु आगजनी बाढ़ और कलह से सदा भयभीत रहेगा। ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी भगवान बुद्ध और ऑप्शन डी गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी भगवान बुद्ध, इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी है महानंदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कहता है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल कहाँ है, मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ है। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पटना में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल पटना में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया महादेश के सबसे बड़े पुल किस नदी पर है। जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है वह किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी महानंदा। तो इसका जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना नगर में
पटना नगर में है, मतलब पटना नगर में क्या सब है। ए में है संग्रहालय, बी में है उच्च न्यायालय, और सी में है सचिवालय, और डी में है औल। और औल का मतलब हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो 3 ऑप्शन है अगर तीनों सही हो तो उस स्थिति में हम ऑप्शन डी मारेंगे जो है औल। तो यहाँ पर जो आंसर है वह औल होगा, क्योंकि पटना में संग्रहालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है रांची। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वह कहाँ है? तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, जो कि है पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का जो पुराना नाम है वह क्या था? ए में है पाटलिपुत्र, बी में पाटलीग्राम, सी में पटना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पटना का जो पुराना नाम था वह है पाटलीग्राम। पटना का जो पुराना नाम था वह है पाटलीग्राम। पटना का जो पुराना नाम था वह है पाटलीग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? मेगास्थनीज जो है वह पटना किसके समय में आए थे? तो ऑप्शन ए है अशोक के समय, ऑप्शन बी है मुगल वंश के समय काल में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन डी है अंग्रेज के समय में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे और उन्हीं के आवास में लगभग 5 साल तक रुके थे। 5 साल तक वह घूमे फिरे और उस जगह को देखा था और उसी का वर्णन उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ इंडिका में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए है मध्यकाल में, ऑप्शन बी है मुगल वंश में, ऑप्शन सी है गुप्त वंश में, और ऑप्शन डी है अंग्रेजी के शासन में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूटनीमताख्य नामक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है बुद्ध, और ऑप्शन डी है गोविंद सिंह। तो कूटनीमताख्य काव्य के जो रचनाकार है वह है दामोदर गुप्त। कूटनीमताख्य काव्य के जो रचनाकार है वह है दामोदर गुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो अगला प्रश्न है वह पृथ्वी का तिलक स्वरूप किसे कहा गया है? पृथ्वी का जो तिलक स्वरूप है वह किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरिद्वार, और ऑप्शन डी काशी। पटना पृथ्वी का जो तिलक स्वरूप है वह पटना को कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्न का प्रश्न उत्तर किया और आशा है कि आपके बिहार बोर्ड 2024 में यह इसी प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग यह सभी प्रश्न को तैयार कर लें। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाए तो प्लीज़ एक बार इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।